अच्छा जी, तो fluorine 18 decays by beta plus emission with a half life of 110 minutes. Okay. State the name of the beta पॉजिटिव और बीटा प्लस पार्टिकल। तो मेरे ख्याल से बीटा नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन और बीटा पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, बोलो? पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है। So that the decay constant for fluorine is 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेकेंड्स। तो मेरे ख्याल से अगर आपको हाफ लाइफ पता है तो आपको वो इक्वेशन पता होनी चाहिए कि भाई लेमडा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ विच इज द हाफ लाइफ। तो 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितनी है आपकी? 110 मिनट्स है ना। तो 110 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये मिनट से अपने आप को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दें। पता है जरा क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। 1.05 इंटू 10⁻⁻⁴। डिटरमिन द एक्टिविटी ऑफ 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 12 केजी ऑफ फ्लोरीन। तो मेरे ख्याल से जो एक्टिविटी है ना वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनटू लेमडा के। ऐसा ही है। यानी अगर आप डी के कांस्टेंट को, लेमडा को नंबर ऑफ न्यूक्लियस से मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट द एक्टिविटी। अब आपको मास गिवन है ना, तो मास से आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर के लिए उसको करते हैं साइड पे। एन निकालना है ना। तो भाई बात सारी ये है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि भाई जो भी आपका मास है ना, यू कीप दैट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द एम आर, जो कि इस केस में आप ए आर कह दो। सही है। ये आ गया मोल। ये क्या हो गया? मोल। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से, इंशाल्लाह फाका होगा। मास कितना है? 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 12, बट ये है केजी में। तो इसको फर्दर 1000 से डिवाइड कर दो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो ताकि ये, नहीं -3 नहीं, +3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। किलोग्राम से ग्राम में जाना है ना। सही है। तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। फ्लोरीन 18 है तो ए आर की जगह 18। एवोगैड्रोस नंबर इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मुझे बता सकता है इसका क्या आंसर आ रहा है? 7.0 इंटू 10⁻13। अच्छा, 1313। सही है। अब आपको पता लग गया एन। लैम्डा आपने पहले ही निकाला हुआ है। तो एन इज 7.0 इंटू 10⁻13। लैम्डा सब ऐसा यूनिट में ही है आपके पास। lambda is 1.05 into 10⁻⁻⁴। बताओ भाई क्या आ रही है एक्टिविटी? 7.3 3 के आगे क्या है? 7.3 7.3 7 इंटू 10⁻, तो उसको 7.4 कर देते। ठीक है भाई। असल में राहिम, ये जो मोल का फॉर्मूला होता है ना, मास अपॉन एयर, इसमें मास का मतलब भी होता है मास इन ग्राम्स। याद है वो लेवल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले पढ़ाते थे ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलिक्यूलर मास।
तो यहाँ पर ना मास आपको मॉलिक्यूलर मास में पुट वो लाइक ग्राम्स में ही पुट करना होता है। सही है। यार माइक मैंने बंद किया हुआ है, किसी को कोई सवाल हो तो बस मुझे मैसेज पे लिख दे, मैं ऑन कर दूंगा माइक। सही है। अच्छा भाई, अब ये आ गया, a small sample of fluorine 18 injected into the body act as a tracer for use in medical imaging. क्या? कंट्रोल पैनल की वजह से क्वेश्चन नजर नहीं आता, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं। ये हटा दूं? ओ सॉरी, अपने सही है। फ्लोटिंग कंट्रोल ही हटा देते ना। सही है। अच्छा, अब आता है भाई, a sample of fluorine 18 injected into the body act as a tracer for use in medical imaging, PET scanning, याद आना चाहिए आपको। सही है। Describe how the interaction of beta positive particle यानी पॉजिट्रॉन्स किस तरह इंटरेक्ट करेंगे भाई विद एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वो पूरी लंबी कहानी लिखनी पड़ेगी। याद आ रहा है आप लोग को कि भाई पॉजिट्रॉन्स की मुलाकात होती थी इलेक्ट्रॉन्स इन नियर बाय टिश्यूज, फिर एनाइहिलेशन ऑफ मैटर होता था, दोनों अपने आप को मास एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, दो गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस होते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते थे, फिर उनको डिटेक्ट करते थे, वो दोनों कितने डिफरेंस ऑफ टाइम से डिटेक्ट हो रहे हैं उससे उनकी पोजीशन, और फिर इमेजिंग में ये इंफॉर्मेशन यूज होती थी ना। तो ये पूरी कहानी हमें लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 मार्क का है। तो मैं जरा इसको स्पीड बढ़ा के लिख देता हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई, पेयर annihilation occurs and the mass of the electrons and positrons are converted into two gamma photons। गामा फोटॉन्स का मतलब वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हुई है इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है ना। अब इमेजिंग किस तरह से होगी भाई, ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर लाइक दे आर डिटेक्टेड, एंड उसमें जो टाइम डिफरेंस होगा ना, वो उस बेसिस पर आप क्या करोगे, लाइक उसकी पोजीशनिंग को डिटरमिन करने की कोशिश करोगे। तो द डिफरेंस इन टाइम of arrival of the gamma photons detector is used to process image। हाँ मुस्तकिम बोलो। हाँ, तुम अपनी बात कंप्लीट कर दो, खत्म हो। अब वो, अब देखो ना, मसला ये होता है कि वो मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, मैं अक्सर मार्किंग स्कीम में देखता हूँ। अब सवाल आया हुआ 1 मार्क का बाइंडिंग एनर्जी, तो उसमें पूरा 1 मार्क पूरी डेफिनेशन का, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स टू इन्फिनिटी। अब जब वही सवाल 2 मार्क का होगा ना, तो डिसमेंटल करने वाले का 1 मार्क कर दिया और टू इन्फिनिटी का दूसरा मार्क कर दिया। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड है, हमें अपनी बात कंप्लीट करनी है, कोशिश करो इन इन दैट स्पेस। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसमें मुझे पता है ना, अभी यही 3 मार्क का होगा, तो यही सवाल 3 मार्क का ही पूछा गया होगा, यही सवाल 2 मार्क का ही पूछा गया होगा। तो वो ब्रेक डाउन कर लेते, तो उसमें कोशिश करो कि जो फंडामेंटल आइडिया है वो मिस ना हो। यहाँ पे अच्छे खासे आपने 3 मार्क्स की डिस्क्रिप्शन मार दी है, लाइक पूरा आपने बता दिया किस तरह से एनाहिलेशन हो रही है, गामा फोटॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर वो रिसीव हो रहे हैं,
उनके बीच का डिस्टेंस है फेयर आंसर। लाइक इवन अगर ये 4 मार्क का भी क्वेश्चन होता तो इट्स अ गुड आंसर फॉर दैट। ये है प्रॉब्लम। सजेस्ट, सजेस्ट, जब भी एग्जाम में सजेस्ट आए ना, तो पहले एक चीज जहन में डाल देना कि भाई मोस्ट लाइकली ये चीज सर पाशा ने क्लास में डिस्कस नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन टाइम का मतलब अगर एक जल्दी आ रहा है और एक दूर आ रहा है, क्या कहते हैं इमाद, ये इस तरह से होता था ना। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर हो, अब ये एक डिटेक्टर यहाँ पर है और एक डिटेक्टर यहाँ पर है। अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पे होगा ना तो सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे गामा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो तुम्हारा एनाहिलेशन है वो थोड़ा सा राइट साइड पर होगा, तो फिर इधर जल्दी पहुंच जाएगा, इधर कम देर से पहुंचेगा ना। तो डिफरेंस इन टाइम आएगा ना, उसी से आप पोजिशन कर सकते हो। ईमानदारी, याद आ रहा है? हाँ ठीक है ना। अब सजेस्ट का मतलब ये कि भाई ये चीज डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस ही नहीं हुआ होगा। सजेस्ट, वरना वो बोलेंगे स्टेट करो। अगर एक चीज है ना जो सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, जिसको डेफिनेटली क्लास में टीचर ने आपसे डिस्कस किया हुआ, तो बोलेंगे स्टेट करो, एक्सप्लेन करो, खत्म। मतलब उनको पता है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे उन्होंने ऊपर बोला डिस्क्राइब करें, यहाँ पे सजेस्ट नहीं बोला उन्होंने, डिस्क्राइब करेंगे। भाई ये तो तुम पढ़ के आए होगे, तो टीचर ने पढ़ाया होगा तुम्हें। सजेस्ट का मतलब अपना दिमाग लगाओ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हर बार सजेस्ट का क्वेश्चन हर क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में नहीं आता, बट कभी कभार पूछते हैं। तो वो कह रहा है भाई 110 मिनट इज सूटेबल हाफ लाइफ है। यानी वो जो आपने अंदर जो ट्रेसर भेजा है ना, फ्लोरीन 18 का, इसका हाफ लाइफ 110 मिनट है। दिस इज अ सूटेबल हाफ लाइफ फॉर न्यूक्लाइड यूज एज ट्रेसर इन मेडिकल डायग्नोसिस। अब आप बोलो यार इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये सूटेबल है 110 मिनट। अब आप उसके बेसिस पे ना सोचोगे यार क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सही है ना। अब कोई भी लॉजिकल आंसर हो ना, भले मतलब वो इस वक्त सेंस बना रहा हो, भले इन रियलिटी ऐसा ना होता हो, यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब कोई ये बोले यार 110 मिनट में ये है कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो ये तो कोई रीजन नहीं है ना। सही है ना। तो वो कोई सूटेबल आंसर नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आंसर आपको सजेस्ट करूं कि यार यकीनन 110 मिनट से अगर लाइक बहुत कम टाइम दिया जाए, तो फिर शायद प्रोसेस कंप्लीट ही ना हो और सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ दी क्या कहते हैं न्यूक्लियर क्या कहते हैं न्यूक्लियस जो है, जो आइसोटोप्स हैं, वो अपने आप को डिकम्पोज कर चुके हो, तो हम इमेजिंग ही नहीं कर पाएंगे। और अगर ज्यादा हो तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं कि भाई अगर ज्यादा होगा ना तो उसका मतलब हाफ लाइफ ज्यादा है, उसका मतलब वो स्लो करेगा। तो एक एक डिटेक्टेबल रेंज में लाने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा डोज अंदर भेजनी पड़ेगी। वो एक अलग चैलेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरे को? अब जरूरी नहीं कि आगे ये आंसर लिखो, आप इससे रेलेवेंट कोई भी ऐसी लॉजिकल आंसर जो आपको लगता है ना, अगर वो आप सोच के यहाँ पे इस पे फिजिक्स गलत ना हो, आप वहां पे अगर सजेस्ट करोगे तो मोस्ट लाइकली विल गेट मार्क्स फॉर। क्योंकि मेरी मेरी मल्टीपल टाइम एग्जामिनर से इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुई है ना, सजेस्ट के ऊपर। तो उसने यही कहा था कि भाई आप बच्चों को बोलो कि भाई रॉन्ग फिजिक्स ना लगाए। समझ रहे हो आप? कि भाई वो रॉन्ग फिजिक्स ना लगाए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर 110 सूटेबल है, अब हमने कभी नहीं पढ़ा कि 110 सूटेबल होता है या 150 मिनट सूटेबल होता है या 5 मिनट सूटेबल होता है। ये आपने कहा अगर ये कह रहा है ये 110 सूटेबल है और मुझसे सिर्फ कह रहा है सजेस्ट करो कि क्यों ये टाइम सूटेबल है, तो उसमें भाई प्रॉब्लम ये होगी कि भाई विद अ वेरी शॉर्टर हाफ लाइफ आपकी लाइक प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, और आपके मेजोरिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या करेंगे अपने आप को खत्म कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द रेडियो सैंपल विल फुल्ली डीके, ज्यादातर अपने आप को will be decayed before the process completes।
एंड विद अ, अब दो ही यार ना, विद अ ग्रेटर हाफ लाइफ, द डोज नीड्स टू बी इंक्रीज, क्योंकि अगर हाफ लाइफ ज्यादा, हाफ लाइफ ज्यादा का मतलब ये है कि वो आराम आराम से अब डीके कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर ज्यादा क्वांटिटी डालो ताकि इतनी एक्टिविटी हो कि उसको डिटेक्ट कर सके। दो मार्क का मैं तो दोनों ही डाल देता हूँ ना, तो कि भाई ये सूटेबल क्यों है, ये सूटेबल का, ये सूटेबल का मतलब ये कि इससे कम वाले में भी प्रॉब्लम होगी और इससे ज्यादा वाले में भी प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो, ताकि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाए ना। द डोज नीड्स टू बी, क्वांटिटी जो आप डालोगे, डोज नीड्स टू बी इंक्रीज फॉर, क्या बोलेंगे उसको, डिटेक्टेबल एक्टिविटी। दवाइयों की डोज नहीं होती है कि आज की डोज ये है कि भाई 2 टैबलेट खाना है, 6 खा लोगे तो मसला हो जाएगा ना। डोज का मतलब क्वांटिटी जो बॉडी के अंदर भेजेंगे जैसे। सही है। वाह, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ महत, इस चीज को समझो। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल ज्यादा क्वांटिटी में, एक चीज की हाफ लाइफ ज्यादा होने का मतलब क्या है, मतलब वो ज्यादा टाइम लेगा टू डीके 50%, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है वो कम है। समझ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता टपाटप आहिस्ता आहिस्ता डीके कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है महत? अब तुम, अब अगर फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत ज्यादा हाफ लाइफ जिसकी हो वो वाला सैंपल डाल दो, तो फिर वो डीके स्लो कर रहा होगा, तो फिर रेडिएशन भी कम एमिट होगी, तो वो डिटेक्ट करना मुश्किल होगा ना, क्योंकि एक चीज होती है ना कि भाई डिटेक्टेबल एक्टिविटी की इतनी कम से कम डिटेक्शन हो, इतनी तो एक्टिविटी हो जिसको हम डिटेक्ट, बहुत कम एक्टिविटी भी फिर उससे इमेजिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो यू नीड दैट वेरी प्रिसाइज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ना, कि इतनी एक्टिविटी तो हो कि जब वो प्रेशर अंदर जाए तो आप उसको डिटेक्ट कर सके, इतनी ज्यादा भी ना हो कि लाइक वो जाहिर सी बात है फिर वो एक्स्ट्रा आयनाइजेशन करना शुरू कर दे, उससे बॉडी को अपने नुकसान होना शुरू हो गए। हाँ लेकिन उसमें फिर वो रिएक्शन बहुत डिफरेंट उससे होता है ना, यूरेनियम तो नहीं भेजेंगे ना जाहिर है। सर कैन वी राइट इट्स लेस हार्मफुल एट द डोजेज शुड बी कंट्रोल्ड। हाँ यार, लेस फातिमा कह लेस हार्मफुल मोस्ट हार्मफुल लिख सकते हैं, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? मैं वो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे लेस हार्मफुल हो, मतलब एग्जामिनर्स यूजली वेगन, ये भी कर सकते हो, मैं ये भी कर सकता हूँ बात। सजेस्ट में बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स होते हैं ना, समझ रहे हो आप मेरी बात? बट ये कि इट शुड मेक द राइट सेंस ऑफ फिजिक्स, तुम्हें फिजिक्स सही लग रही हो और उस वक्त थोड़ा सा उस आर्गुमेंट को वो सपोर्ट कर रहा हो। अब इन रियलिटी हो सकता है, अब जैसे मैंने जो आंसर लिखा, इन रियलिटी हो सकता है 110 मिनट रखने के और बहुत सारे और रीजंस हो, समझ रहे हो, और जो मैं रीजन बता रहा हूँ वो एक बहुत बेतुका रीजन हो, बट इट इज मेकिंग सेंस, इट इज एज पर द रूल्स ऑफ द फिजिक्स दैट वी हैव स्टडीड, यू विल गेट योर मार्क्स। समझ रहे हो मेरी बात? Radioactive decay is both random and spontaneous state. Was it meant by randomness? By randomness का मतलब क्या है? Randomness का मतलब ये मैंने कहा था ना कि if you are going to predict which nucleus in a given sample of a radioactive sample will decay next, you're likely to be wrong. एक सैंपल में आप डिटेक्ट ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब अगला कौन फटेगा, या आप ये नहीं बता सकते कि ये वाला न्यूक्लियस कब फटेगा। भाई एक साथ तो सारे नहीं फटते ना, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ही है ना कि टाइम पीरियड के बाद 50% डीके होंगे, आहिस्ता आहिस्ता डीके हो रहे होते हैं, और एक टाइम के 50% डीके हो चुके होंगे, विच इज द हाफ लाइफ। तो अब जो आहिस्ता आहिस्ता डीके हो रहे हैं, तो अगले इंस्टेंट पे कौन सा डीके होगा ये नहीं बता सकते आप, क्योंकि सबके फटने की प्रोबेबिलिटी सेम है। डीके कांस्टेंट ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, भाई सबकी डीके प्रोबेबिलिटी सेम है कि भाई लाइक कोई सा भी फट सकता है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई आप इस चीज को एक्सप्लेन करो, तो रेंडमनेस क्या है, तो आप सिंपली लिखोगे कैन नॉट प्रिडिक्ट
which nucleus in a sample will decay next? समझ लो अगला कौन फटेगा सही, या अगर आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे यू आर लाइकली टू बी रॉन्ग, आप उम्मीद है कि आप गलत होंगे, ठीक है ना? सॉरी, कैन नॉट प्रिडिक्ट, अच्छा विद लिख दिया मैंने, सॉरी, विच न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर प्रेशर, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, तो नॉट affected by external factors like temperature, pressure, etc. या इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि वो अभी किसके साथ, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड में है या वो ग्राफाइट के अंदर है या वो डायमंड के अंदर है, इररिस्पेक्टिव कार्बन है ना। और लेट से कार्बन 12 तो नहीं, कार्बन 14 लेट से, अगर वो डीके करना है तो उसने करना है, लाइक इररिस्पेक्टिव कि वो इस वक्त किस मॉलिक्यूलर स्टेट में है, किस एटम्स के साथ प्रेजेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है सुफियान। स्टेट वन पीस ऑफ एविडेंस फॉर द रैंडम नेचर ऑफ डीके। बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लाइक इसमें जो हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं वो यही था कि भाई जो हमारा ग्राफ बनता था ना उसमें फ्लक्चुएशन आती थी, सही है ना, वो फ्लक्चुएशन रैंडमनेस को एक्सप्लेन कर रही होती थी। तो आप सिंपली लिख देंगे फ्लक्चुएशन इन द, वो जो आप काउंट रेट का ग्राफ बना रहे थे ना भाई, सही है, उसमें उस असल में मैं बता रहा हूँ वो, ये बड़ा बड़ा डिटेल में मैंने एक बार इस किताब को पढ़ा था, एक किताब में, कि भाई आखिर ये फ्लक्चुएशन इन रियलिटी रैंडमनेस को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्होंने कहा यार देखिए आप इस चीज को समझो, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक गौर से सुनना था, एक बार ही बताऊंगा, गौर से सुनना, सही है ना, मतलब काम की चीज है, बट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सैंपल है रेडियो एक्टिव, सही है, और आप कहते हो कि भाई हाफ लाइफ है इसका 1 घंटा, ठीक है, तो 100 में से 50 न्यूक्लियस ने फटना है 1 घंटे बाद, सही है। तो अगर मैं लेट से थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मैं रैंडमनेस को नहीं मानता हूँ, मुझे पता है कि 1 घंटे में इन 100 में से कौन से 50 फटेंगे, ओके, तो मैं ये करता हूँ कि मैं वो 50 अलग कर देता हूँ जो फटेंगे, और जो नहीं फटेंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास दो अलग सैंपल्स थे, उसूलन क्या होगा, हाफ लाइफ के बाद ये 50 पूरे खत्म हो जाने चाहिए और ये 50 एज इट इज रहने चाहिए। इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी करके सेग्रीगेट कर ले, आप हर बार यही देखेंगे कि भाई जो 50 थे ना उधर, लेट से 50 में से 25 फटेंगे, इधर 50 में से 25 ही फटेंगे, सही है। अब देर अ पॉसिबिलिटी कि कभी 50 में से 25 की जगह इधर 30 फट जाए और इधर 20 फट जाए, तो ये काउंट रेट में फ्लक्चुएशंस आती है इसलिए क्योंकि इट्स इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट ना, तो हो सकता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फटने की थी उसको उठा के आप यहाँ लेके चले गए, उसको उठा के आप यहाँ लेके चले गए, सो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि कभी काउंट रेट ज्यादा आएगा कभी काउंट रेट कम आएगा, इसीलिए वी नीड मल्टीपल रीडिंग्स ना, कि भाई 1 घंटे बाद निकालो, फिर 1 घंटे बाद निकालो, फिर 1 घंटे बाद निकालो, ग्राफ निकालोगे ना उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी, समझ लो, नहीं तो एवरेज निकाल लेते थे ना, इसीलिए हाफ लाइफ हमेशा एवरेज से ही निकलती है, सही है। तो बहरहाल द फ्लक्चुएशन इन द काउंट रेट is something that tells you about the randomness of the, ठीक है। स्टेट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, आई थिंक ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, माद एक्चुअली ये तुम्हें यूं मिल लेता है ना ग्राफ ऐसे, एक्सपोनेंशियली बनता है लेकिन वो उसके वेरिएशंस के साथ, फ्लक्चुएशंस के साथ। अब फिजन और फ्यूजन में 3 मार्क का क्या, वही कर दोगे भाई, फिजन के केस में लार्ज न्यूक्लियाई विल अंडरगो फिजन
पूरा ही थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। लार्ज न्यूक्लियाई undergo fission whereas smaller nuclei combine together to undergo fission। ठीक है। in fission क्या कहेंगे, एक लार्ज न्यूक्लियस अपने आप को ब्रेक करता है टू, ये क्या हुआ है, लिया क्या, टू डिसमेंटल इटसेल्फ। ठीक है। जॉइंट्स टुगेदर वाली ऊपर भी लिख दिया था, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बस काफी है। रिएक्शन की इक्वेशंस वगैरह देने की कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, सम वे और द अदर वे राइम, वही आंसर दे रहे हो तुम भी। Explain with reference to variation of binding energy per nucleon with nucleon number why the process of nuclear fission and nuclear fission both result in a release of energy. Um, with reference to variation of binding, तो पहले तो यहाँ पे ग्राफ बेसिक बना देते हैं इनका। इधर अगर मैं रखूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर मैं रख दूं न्यूक्लियन नंबर, तो ग्राफ कुछ यूं बनता था। सबको याद आ रहा है, टॉप पे आपके पास आयरन 56 होगा। सही है। वाई द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन बोथ रिलीज। अब भाई सीधी सी बात है, एक सिंपल सा रूल ध्यान में रख लो। इधर आते हुए जो बड़े न्यूक्लियस हैं, दे प्रिफर फिजन। ये डायग्राम ही बना दोगे तुमको आधे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, फिजन और फ्यूजन दोनों एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जो दैट विल लीड यू टू अ प्रोडक्ट, दैट विल लीड यू टू अ प्रोडक्ट जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेहतर होगी, यानी दैट विल लीड टू अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट ना। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ बना दो, कोई मसले की बात है, बेसिक ग्राफ यही है। 2 मार्क के लिए अब इतना वो मैं अल्फा और वो क्या दिखाऊं, हीलियम वगैरह। बोथ फिजन एंड involves increase in binding energy per nucleon, as a result of which the energy will be released। सर ये नहीं लग सकता कि दोनों स्टेबिलिटी की तरफ फोकस यार, हाँ ये वही, मतलब स्टेबिलिटी से बेहतर वर्ड है कि तुम लिखो टुवर्ड्स इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बिकॉज इसका वो दैट एक्चुअली रेफर्स टू स्टेबिलिटी ना। सही है। और डायग्राम बनाए बगैर भी कर सकते हो, बट आई थिंक तुम इस तरह से कर दोगे तो जब वो कह रहा है रेफरेंस, उसने बीच में जगह छोड़ी है, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको एक बेसिक सी डायग्राम, ये डायग्राम कोई बहुत अच्छी नहीं बनाई, वो बेसिक ही बनाई है मैंने, बट एक्सेप्टेबल है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपके। हाँ हाँ, कोई मुश्किल नहीं। डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप। ठीक है। इसमें आप लिख दो, ये टाइम टेकन फॉर अ रेडियो आइसोटोप टू reduce या एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 50% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो आप लिख दो टाइम टेकन फॉर the activity of a sample to reduce to half or 50% of the initial value। तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी साइड में, थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, चीख रहा नहीं हूँ आज। आवाज थोड़ी डाउन हुई है।
सीनियर कॉलेज की हाई अचीवर सेरेमनी है। हाँ, जिन बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है ना, मेरे भी एक दो बच्चों की आई है। हाँ वो, लेकिन लास्ट ईयर भी गया था मैं, अभी तबीयत एकदम सही नहीं थी। मैंने बोला यार, दावतों में बंदा बीमार जाए, इससे बेहतर है कि रेस्ट कर लेता हूँ। दोनों एक ही बात है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्क। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जब आधे होंगे तो एक्टिविटी नंबर ऑफ न्यूक्लियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक्टिविटी भी आधी हो जाएगी। हाफ लाइफ डिफाइन करने के लिए वो भी यूज कर सकते हो आप। काउंट रेट, एक्टिविटी, सब तीनों एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। बट इट्स गुड कि एक्टिविटी यूज करो टू डिफाइन हाफ लाइफ, वरना तीनों एक ही बात है, गलत नहीं हो सकती है वो। फिजन फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है, जरूरी नहीं है हमेशा। अच्छा भाई, ये कौन सा ग्राफ है? कोई एक रेडियो एक्टिव एक्स है जो कि वाई में डीके कर रहा है अपने आप को। तो ये एक्स मस्त सपाटप नीचे आ रहा है। तो ऐसे तो जो डीके करेगा उसकी क्वांटिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। और ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ रही होगी, ऐसा ही है ना? तो वाई इज टेक्निकली योर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड एक्स इज काइंड ऑफ योर रिएक्टेंट, जो अपने आप को डीके कर रहा है, सही है। स्टेट द नेम ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। मुझे बताओ, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस का ग्रेडियंट निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्स के बारे में क्या बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ, इट विल टेल यू अबाउट द रेट ऑफ डीके, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं। सही है। जब बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे हैं 2024 में, स्टेट थ्री कंक्लूजन, अबे इतने कंक्लूजन निकल सकते हैं ना यहाँ से, इतने कंक्लूजन निकल सकते हैं। वो कह रहा है भाई, स्टेट थ्री कंक्लूजन अबाउट एक्स और वाई। अच्छा, वो भी याद आते हैं, एक्स के बारे में बता दो, वाई के बारे में बता दो। दैट मे बी ड्रॉन फिगर फ्रॉम फिगर 9.1, द कंक्लूजन मे बी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, यूज द स्पेस बिलो फॉर एनी वर्किंग दैट यू नीड। सही है। अब जब तुमने ना यूज स्पेस बिलो फॉर एनी वर्किंग, इसका मतलब तुम कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करके ही बता सकते हो कि भाई इसकी एक्टिविटी इतनी है, इसका ये इतना है, इसका वो इतना है। सही है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ना इस ग्राफ में, जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, भी यूं भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म, जरूरी नहीं है कि इसका एक, फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल उसका एक मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस हो रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी के दो प्रोड्यूस हो रहे हो। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसी का ग्राफ ऊपर भी आ सकता है, किसी का नीचे भी आ सकता है, बट यहाँ पर ना जिस हिसाब से ये नीचे आ रहा है, उसी हिसाब से ये ऊपर जा रहा है। समझ ना, जिस रेट से ये डिक्रीज मार रहा है ना, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि एट ऑल टाइम्स दोनों के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस का जो सम है, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, वो आप कह सकते हो कि वो सेम है। आप समझ रहे हो? जैसे जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो ये बहुत ज्यादा कम भी हो गया। यहाँ पे बीच में, अब तुम देखो ना, शुरू में लेट से ये जीरो और ये फोर है, थोड़ी देर बाद ये दोनों टू टू है। नजर आ रही है मेरी बात? तो वैसे ही ये बड़ा ऑब्जर्वेबल है कि भाई मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो जो मेरा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, वो सेम है। ठीक है, ये लिख दो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। ये एक आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। हाँ, मैं इसकी अनसॉल्व और सॉल्व दोनों पीडीएफ भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा। अह, अब क्या है भाई, अब एक्स और वाई दोनों के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, काम करते हैं इनकी हाफ लाइफ बता देते हैं कि भाई जो तुम्हारा एक्स है ना, दिस इज योर एक्स, ये फोर से टू पर आया ना, कितनी देर में आया भाई?
10, 11, 12, 13, 14, 14.5, 14.6 समवेयर इधर आ रहे हैं, समझ रहे हो? वो 14 या 13, तो इसको 13.6, 13.5, 13.6 क्या होना। मेरे पास इतना जूम इन करने का ऑप्शन है, मुझे नहीं पता तुम लोगों के पास कितना ऑप्शन होगा जूम इन करने का। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज कितना निकाला, इज 13.6 सेकंड। मीन यूजली फ्लक्चुएशन में निकाला करूंगा, कर्व डायरेक्ट। सर हमने आगे दूसरी वाली एप्लीकेशन को डिफरेंट आई। नहीं नहीं, उसकी नहीं निकालना, इसकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो फ्लक्चुएशंस होती है ना उसमें, इसमें डिफरेंट आ रही है। वापस आपने लगाया ना, एवरेज निकाल लेना कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जब वो प्रिसाइजली निकालना हो ना तो फिर यही करना होता है, मल्टीपल हाफ लाइफ निकाल के उसके एवरेज निकाल लेना। इसी करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक मार के देखे तुम, एक ही बहुत है। और क्या पॉइंट हम बता सकते हैं भाई? टेंजेंट बनाया, ग्रेडियंट नहीं है, फिर एक्टिविटी बनाना। हाँ, टेंजेंट बनाया एक यू भी कर सकते हो, डी के कांस्टेंट टाइम निकाल के, बट वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हो जाएगा। हाँ, यू भी कर सकते हो। वैसे एक काम कर सकते हैं, क्या कहते हैं आपको, टाइम पता है, आप वो निकाल दो, लेमडा निकाल के दे दो। लेमडा क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। हाफ लाइफ कितनी निकाली आपने? 13.6। बताओ क्या आंसर आ रहा है? आगे, आगे 09 ना, 0.051 कर लेते हैं तो। डीके को वो निकाल सकते हो आप, एक्टिविटी निकाल सकते हो किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना के। फिर बताना पड़ेगा इस पॉइंट पे एक्टिविटी की, एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं होती। टी जीरो, टी जीरो बना दो, कहीं भी बना दो। आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि वो स्टेबल है। कौन सा स्टेबल है? वाई स्टेबल है, बिल्कुल ये पॉइंट लिख सकते हैं, वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। अरे, तुम मुझे डीके करके जो नया प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट ही बनता है ना, सुफियान। मत, दिस इज अ स्टेबल प्रोडक्ट ना, वरना वक्त के साथ साथ ये भी अपने आप को डीके कर रहा होता है और फिर ये भी अपने आप को कम ही कर रहा होता। इमाद, सुफियान, the mass of the radioisotope X in the sample is 7.3 x per minus 4 at time t equals 0. Determine the nucleon number of the isotope X। भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, अब की बार उन्होंने आपको मास दिया हुआ है, तो इसमें ये तो फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री वाली कैलकुलेशन लग रही है। मास दिया हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अपने सबसे पहले तो वाला फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। ठीक है, कि भाई आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो आपके यहाँ मास है ना, 7.3 एक्सपोनेंट -4 kg, सही है। दिस इज द मास ऑफ
एट टी इक्वल जीरो है ना, टी इक्वल जीरो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना आपके पास वो है 4 एक्सपोनेंट 22, ऐसा ही है। तो दिस इज द मास ऑफ 4 एक्सपोनेंट 22 न्यूक्लियस। तो पहले तो एक न्यूक्लियस का मास निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब ये केजी में निकाल लो, ठीक है। आपने, हाँ मैं बताता हूँ, पहले एक न्यूक्लियस का मास तो निकालो। 7.3 एक्सपोनेंट -4 kg, ये तो टोटल मास है ना, कितने न्यूक्लियस का? 4 एक्सपोनेंट 22 का। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1.83 10⁻⁻26 kg, सही है। अच्छा, अब ये मास आपके पास आ गया है एक न्यूक्लियस का केजी में। न्यूक्लियॉन नंबर इज मास इन यू, अरे स्मॉल यू, यूनिफाइड मास। अगर मुझे यही मास इस न्यूक्लियस का यूनिफाइड मास निकालना हो, यूनिफाइड मास कैसे निकलेगा? वही तुम्हारा न्यूक्लियॉन नंबर हो जाएगा ना। एक यू कितना होता है? 1.66 एक्सपोनेंट -27। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? अब ये जो आपके पास 10.99 आ रहा है ना, इसको आप राउंड ऑफ करके लिख दो 11। न्यूक्लियॉन नंबर तो यही होगा ना, 11 12 13 ही होगा ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होता है ना, न्यूक्लियॉन नंबर इज सिंपली द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट यू हैव। तो अगर वो यू की फॉर्म में आ गया तो एक न्यूक्लियॉन इज 1 यू ना। तो अगर 10.99 आ रहा तो उसको राउंड ऑफ करके 11 यू कर दो। अब ये यू आ गया आपके पास, सॉरी। अरे मोल थोड़ी निकालने, वो तो मोल निकालते हुए मास को किलोग्राम में ग्राम में लाना होता है ना, मास इन ग्राम ओवर मोल। या मोल वोल थोड़ी, एवोगैड्रो नंबर तो यूज भी नहीं किया हमने। सो ऑल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल अनलेस दे स्टार्ट टू डीके। हाँ ना, अगर वो डीके हो ही रहा नहीं है इसका मतलब वो तो स्टेबल है ना, ईमान। एक मिनट पर इनके ले लूं। समीर एक सवाल, हाँ। क्योंकि सर ये क्यों डिवाइड हुआ मैं बता देता हूँ। भाई ये तो आप टोटल मास है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ इस क्लास में अभी लेट से 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उनका मास है 500 kg। अब मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता जाएगा ना ऑन एवरेज एक बच्चे का मास कितना है। बिल्कुल वैसी एट टी इक्वल जीरो आपके पास टोटल मास है 7.3 एक्सपोनेंट -4, और इस वक्त जो आपके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो है 4 एक्सपोनेंट 22। तो टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड करते हैं तो आई गेट द मास ऑफ वन न्यूक्लियस। समीर सही है। जी, n इज इक्वल टू एन इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल मोल से होता है ना, लेकिन मोल क्यों निकालोगे? तुम उस फॉर्मूले से जाना चाह रहे हो? तुम चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे पता है, मास मुझे पता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय ए आर मुझे नहीं पता है। ठीक है, एक मिनट, सही है। ये हो गया मोल, और इसको आप कह रहे हो सर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर निकालो आंसर। टोटल नंबर कितना है आपके पास? 4 एक्सपोनेंट 22
मास आपके पास है 7.3 एक्सपोनेंट -4 इंटू 10⁻³ इसको ग्राम में ले आओ। ये आ गया एयर और ये आ जाए 6.02 एक्सपोनेंट 23। देखो क्या आंसर आ रहा है, एयर निकालो। टेन पॉइंट नाइन एट आ रहा है। अब तुम्हें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब तुम वही 11 आ गया ना। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? टू दी ऑनलाइन कम्युनिटी लिसनिंग टू अस। हाँ क्योंकि अपेरेंटली इस तरीके में कोई बुराई नहीं। आई डिडंट थिंक ऑफ इट दैट वे, बिल्कुल सही है। सही है, आगे बढ़े। What is meant by binding energy of a nucleus? So it is the minimum energy which is required to separate all the nucleons in the nucleus to इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का भाई, इन्फिनिटी के ऊपर वो हमेशा ये मार्क रखते हैं, तुम लोग मार्किंग स्कीम देखना कि मतलब इन्फिनिटी का मतलब हाँ, या तो ये लिख लो जैसे मैंने क्लास में लिखवाया होगा, the minimum amount of energy required to dismantle completely, ठीक है, all the nucleons, मतलब just into individual nucleons, ठीक है ना। मतलब बताना ये कि भाई ऐसा ना हो कि बस डिसमेंटल हो जाए लेकिन स्टिल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस मेंटेन नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि इन्फिनिट डिस्टेंस, इन्फिनिटी का मतलब इतने दूर चले जाते हैं कि फिर वो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। सही है। shows the masses of two, और वो भी applicable नहीं होती इलेक्ट्रिक फोर्स। shows the masses of the two subatomic particles and of polonium 2184 nucleus. For the polonium 212 nucleus determine the mass defect। भाई देखो, इस केस में अगर मैं पोलोनियम की बात करूं तो सबसे पहले जो प्रोटॉन है ना वो मेरे पास कितने, 84, ऐसा ही है। और न्यूट्रॉन कितने, 212 में से 84 माइनस करो। 212 -84 करो। अब अगर मुझे मास डिफेक्ट निकालना है तो तुम लोग को पता है ना, पहले इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास निकालो फिर माइनस कर दो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से। तो प्रोटॉन 84 है, 84 इंटू प्रोटॉन का मास इज 1.007276 प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना है भाई, 128, 1.008665, ठीक है। ये हो गया टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, समझ रहे हो। ब्रैकेट की वैसे मैथमेटिकली जरूरत नहीं, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू सारी सही पुट की है मैंने। माइनस अब जो एक न्यूक्लियस का मास है ना जिसमें यही 128 प्रोटॉन, वो न्यूट्रॉन और 84 प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसका मास कितना है, 211.942749। इसका आंसर बता दो। 1.7775, सही है। ये आपके पास मास आ गया ना, बट ये जो आपके पास मास आया ना ये आया इन द फॉर्म ऑफ यू, बट आपको यहाँ मास चाहिए केजी में ना। तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो विद द यूनिफाइड मास विच इज
1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब बताओ क्या आंसर कितना आ रहा है? ये आपके पास आ गया 2.95 इंटू। सही। अच्छा भाई, नेगेटिव आ जाएगा। अब नहीं फिर वो तो हमेशा से पता होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास कम होगा इंडिविजुअल न्यूक्लियस का मास हमेशा होगा भाई। सबसे पहले हमने डिस्कस ही किया था इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी कभी आप नहीं बता सकते हो, जब न्यूक्लियस से टूट के एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं ना, तो आपको पता नहीं कि भाई स्टेबल ये फिजिबल रिएक्शन था या नहीं था, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास निकाल के ही पता लगेगा कि भाई एक्चुअली वेदर इट वाज अ feasible रिएक्शन और नॉट अ feasible रिएक्शन। सही है। कह रहा बाइंडिंग एनर्जी भी जूल्स में चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल से डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। चेंज इन मास आ रहा है 2.95 इंटू 10⁻⁻27। ये सब आपको किलो में, मतलब ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। स्पीड इज 3 एक्सपोनेंट 8। 2 पॉइंट इंटू 10⁻⁻? -8 का स्क्वायर लिया ना तुमने? -10 आ रहा है। सही। अच्छा, अब ये तो हो गया टोटल बाइंडिंग एनर्जी ना। अब कह रहा पर न्यूक्लियॉन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं आपके पास? 212 है ना। अब बता दो क्या आंसर आ रहा है। 1.25 इंटू 10⁻⁻। सही है भाई, समझ आ रहा है आप लोग? और ज्यादा बंद तो नहीं हो रही है मेरी आवाज? सही आ रही है तुमको? मुझे तो लग रहा है पता नहीं मेरी आवाज कैसे निकल रही है। सही है। ठीक है। ऑन फिगर, ऑन फिगर। सही बोल रहा हूँ मैं। बच्चे कह रहे सर आज नॉर्मल लग रहा है, वैसे बहुत बोल। ऑन फिगर 9.1, तो आप बीमारी रहा करें वो बेहतर है। ऑन फिगर 9.1 स्केच द वेरिएशन विद न्यूक्लियॉन नंबर ए ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर वैल्यूज ऑफ ए फ्रॉम 1 to 250। ये तो ग्राफ बनाना है ना। तरह का बना दो बस, सही है। ठीक है, और किसी को शौक है वो स्पाइक दिखाने का तो दिखा देना। नहीं, ये भी सही है, एक्सेप्टेबल है। क्या ये इतना 19-20 चलता है क्योंकि वो उन्होंने कोई खास कैलकुलेशन तो करवाई नहीं आपसे। सही है। ड्रॉ एन एक्स टू शो द अप्रोक्सीमेट पोजीशन ऑफ पोलोनियम 212। तो अगर ये 250 है तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ कहीं होगा भाई 212, यहाँ कहीं होगा। सही है। 250, 01 से 250 के बीच में यही आएगा ना, समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? पोलोनियम 212 इज रेडियो एक्टिव एंड अंडरगोज अल्फा डी। कल हमने क्वांटम के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ना? 2024 के सारे कर लिए थे। हाँ। अच्छा, वैसे मुझे क्वांटम के 2 लेक्चर्स रखने थे, लेकिन वो मुझे कल इतना बच्चों वाला लेक्चर लगा यार, मैंने कहा यार न्यूक्लियर उठाता हूँ तो थोड़ा बेहतर डिस्कशन हो सके, इसलिए मैंने क्वांटम के दूसरे सेशन की जगह डायरेक्ट न्यूक्लियर स्टार्ट किया था। भैया कल रात में क्वेश्चन निकालने बैठा, मैंने कहा इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो देखो बाद में टाइम बचेगा तो और भी कर लेंगे, बट मुझे लगा न्यूक्लियर कर लेना चाहिए, वो उसके बेहतर क्वेश्चन है।
Polonium 212 is radioactive and undergoes alpha decay. Suggest explain with reference to 9.1 why the suggest suggest and explain. मारो, फिजिक्स सही लगा मैं, समझ रहे हो ना? लाइक सजेस्ट का मतलब ये कि एकदम अपनी बैठ के कोई कहानी नहीं बना लेना। वाई द, क्योंकि मैंने कहा आपको कभी ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई होगी कि पोलोनियम 212 में अल्फा डी के जो है वो क्यों एनर्जी रिजल्ट करेगा। सही है भाई। अब यहाँ पे बात सारी है कि बात सारी ये है कि भाई इसके आगे जितने भी है ना, ये जो जैसे ये हमें पता है आयरन 56 से, ठीक है, इसके आगे जितने भी हैं दे विल गो फॉर फ्यूजन क्या दोस्तों फिर, ठीक है। तो ये कह रहा वाई द अल्फा डीके और पोलोनियम 12 रिजल्ट से रिलीज ऑफ एनर्जी कब होती है? एक बार याद रखना, रिलीज ऑफ एनर्जी उस वक्त होगी जब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, जब भी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी का मतलब ही होता है गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, यानी एक फीजिबल रिएक्शन का होना। ठीक है, अब मसला ये कि जब आप पोलोनियम 212 से अल्फा निकालोगे तो जो एक नया एलिमेंट बनेगा वो अंदर ही कहीं जाएगा ना, आयरन के करीब ही जाएगा ना, मतलब 212 से कम वाला ही बनेगा। तो इसके अंदर तो सारे स्टेबल है ना, तो आप और स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। तो इट्स 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 गुड टू एक्सपेक्ट, इट्स ओके टू एक्सपेक्ट कि आप इसमें एनर्जी रिलीज एक्सपेक्ट करोगे बिकॉज यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई द न्यूक्लियस फॉर्म हैज अ लोअर न्यूक्लियॉन नंबर, की 56 से कम तो नहीं हो जाएगा ना, मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन ही कम हो रहे हैं ना, एंड हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हाँ ना, अरे अंदर जा रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है ना पर न्यूक्लियॉन, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ भी तो रहा है ना, इधर देखो ऊपर जा रहे हो ना ग्राफ, और स्टेबल जा रहा है, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ने का मतलब ये स्टेबिलिटी बढ़ी ना, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही तो स्टेबिलिटी को डिटरमिन करता है। हाँ, इमारत का सवाल अच्छा है। पेपर 5 कौन से दिन कराएंगे? कराता हूँ, कल परसों में करा देता हूँ, या फिर करा दूंगा लेकिन 3-4 दिन में करा दूंगा, मैक्स नेक्स्ट वीक तक करा दूंगा। वो जो बाकी क्वेश्चन तुमने बोला था ना इमारत, मेरे जहन में है। अच्छा, अब एक दिन सारे टॉपिक के नहीं रख सकता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हर टॉपिक की बारी आएगी, टेंशन नहीं लो। सही है। 9:37 हो गए, वरना हमारे पास मालिक एक सवाल और है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिला के करा लेंगे।